हेलो एवरीवन, पूनावाला फिनकोप के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे एंड साथ में ही मैनेजमेंट तरफ से कॉल भी हो गया था। तो आज इस एनबीएफसी हम लोग क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड साथ में जो कॉल के मेजर हाइलाइट्स थे उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्टली मैं इस एनबीएफसी का एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने में। तो ठीक है, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं इस एनबीएफसी के मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हमारा लोन बुक अराउंड 35 से 40% के आसपास से ग्रोथ करेगा। बात करें रिटर्न एसेट के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा FY 26 का जो रिटर्न एसेट था क्वार्टर फोर FY 26 का 1.81% का, उससे बेटर हमारा रिटर्न एसेट का नंबर यहाँ पे डिलीवर होगा। बात करें ओपेक्स टू एएम रेशियो के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का सेम गाइडेंस था कि जो क्वार्टर फोर FY 26 का जो हमारा एक्चुअल आउटकम आया था 4.13% के आसपास का, उससे हम लोग बेटर यहाँ पे ओपेक्स टू एएम रेशियो यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्टली लाइक गोल्ड लोन के पर्सपेक्टिव से गाइडेंस था कि हमारी लगभग 400 के आसपास ब्रांचेज FY 26 में लाइव हो गई थी एंड FY 27 के अंदर भी लगभग 400 ब्रांचेज यहाँ पे नई ऐड करेंगे। तो ये हमने गाइडेंस की बात करी है। अब एक बार जो इनके क्वार्टर वन का जो एक्चुअल रिजल्ट आया है, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि अच्छे से हम लोग लाइक डिस्कस कर पाए एंड जो इनका गाइडेंस था उसके अगेंस्ट में जो डिलीवरी हुई है उसको भी हम लोग अच्छे से यहाँ पे चेक कर पाए। जो गाइडेंस दिया था किस तरह से अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं कि या फिर अंडर अचीव कर रहे हैं। तो आई थिंक स्क्रीन आपको लाइक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रही होगी। बात कर लेते हैं एयूएम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इनकी लोन बुक वाई लगभग 62.50% से ग्रोथ हुई है। बात करूं मैं रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट क्यू बेसिस पे 17 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट हुआ है। क्वार्टर वन का रिटर्न ऑन एसेट इनका 1.98% के आसपास में आ गया है। बात करूं मैं एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे भी क्यू बेसिस पे इनकी एसेट क्वालिटी अच्छे खासे इंप्रूव हुई है। 7 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी के नंबर की बात कर लें, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वाई ऑन वाई लगभग यू कैन से 391% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है, ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। बट हमें डायरेक्टली मेजरली फोकस करना है कि एक एनबीएफसी के जो मेजर पैरामीटर होते हैं ना, एसेट क्वालिटी का पर्सपेक्टिव होता है, रिटर्न ऑन एसेट का पर्सपेक्टिव होता है, हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन का पर्सपेक्टिव होता है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे एंड साथ में ईएम ग्रोथ यहाँ पे किस तरह से दिखाई पड़ रहा है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज दो आर द कोर फंडामेंटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एनबीएफसी। या फिर किसी बैंक की बात कर लो, बैंक में चलो थोड़ा कासा वाला एंगल और आ जाता है, बट एनबीएफसी वाले एंगल से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक यही जो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी है पॉइंट्स की, वो यहाँ पे मेंशन्ड है राइट साइड में स्क्रीन के। एंड साथ में आप लोगों को पता होगा कि इन लोगों ने अभी 2500 करोड़ रुपए रेज करे थे क्यूआईपी से अप्रैल 2026 के अंदर। तो इनका जो यू कैन से पहले डेट टू इक्विटी पहले 4.67 के आसपास चला गया था, वापस अभी 3.82 के आसपास में आ गया है। एंड मैनेजमेंट का वही गाइडेंस है कि नेक्स्ट कुछ सालों तक हम लोग 35 से 40% के आसपास की रेट से हमारी लोन बुक को ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है कि पूनावाला फिनकॉर्प का लगभग आज से 2 साल पहले कुछ इश्यू हो गया था, फिर नई मैनेजमेंट आई थी तो उन लोगों ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे। तो जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं उनका लगभग 3600 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है क्वार्टर वन के अंदर। एंड आई थिंक ओवरऑल यू कैन से जो नए प्रोडक्ट्स का डिसबर्समेंट है लगभग 26% है टोटल डिसबर्समेंट का। उसके अंदर यही बात सारे वर्टिकल हैं, पीएल प्राइम है, गोल्ड लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, कॉमर्शियल व्हीकल लोन है, एजुकेशन लोन है। पीएल प्राइम का मतलब यू कैन से पर्सनल लोन प्राइम कस्टमर को, जहाँ पे जो बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर जो लोग जॉब करते हैं ना, जिनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, उनको लोग यू कैन से पर्सनल लोन ऑफर करते हैं, उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ और स्लाइड की बात कर लेते हैं जहाँ पे मेरी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। लाइक इनका ये रहता है कि हम लोग यू कैन से हमारे एग्जीक्यूशन के अंदर लाइक इनका टारगेट भी अच्छा खासा आगे का है। लाइक इनका है कि हम लोग नेक्स्ट 5 साल के अंदर हमारे एयूएम को 5 से 6 गुना करना चाहते हैं। मतलब ये 35 से 40% का एयूएम का ग्रोथ रेट अपना मेंटेन करना चाहते हैं अगले 5 साल के लिए। दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब यदि मैनेजमेंट यदि ऐसा एग्जीक्यूट करके दिखा देता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पे इनका लाइक यील्ड क्या मिलता है इनको, वो एक बार देखते हैं। एयूएम का टोटल पार्ट कितना है। प्राइम पर्सनल लोन एयूएम का 9% के आसपास में, यील्ड इनको मिलता है लगभग 12 से 13% के आसपास में। गोल्ड लोन टोटल एयूएम का 3% है, जिस पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है और यहाँ पे यील्ड बहुत ज्यादा है। एजुकेशन लोन लगभग 2% है, लगभग 11-12% के आसपास यील्ड है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लगभग 1% ही है, जिस पे यील्ड बहुत ज्यादा है। तो लोग ज्यादा फोकस करें कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और आपका यू कैन से जो ये आपका गोल्ड लोन है, जहाँ पे यील्ड ज्यादा मिल रही है। कॉमर्शियल व्हीकल लोन 2% पार्ट है, 10 से 20% के बीच का यील्ड मिलता है इनको। शॉपकीपर लोन तो बहुत कम है भी। बाकी के लोन प्रोडक्ट की बात कर लें, इंस्टेंट कंज्यूमर लोन लाइक 19% का पार्ट है, लगभग अच्छे खासी यील्ड मिलती है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैब वाला सेगमेंट इनका अच्छा खासा है, 28% एयूएम का यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। लगभग 11-12% के आसपास की इनकी यील्ड यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ता है। बात करूं प्री ओन्ड कार लोन की, लगभग 8% एयूएम का है, 14-15% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। बाकी और भी सेगमेंट है, लाइक आपका बिजनेस लोन है, मिड मार्केट लोन है, मशीनरी मेडिकल इक्विपमेंट लोन है, प्रोफेशनल लोन है।
ठीक है, इनका भी कंट्रीब्यूशन लगभग 11-15% के आसपास में, बाकी के नीचे वाले दो का लगभग 1-1% के आसपास में। इनका भी ठीक-ठाक यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बेटर दिखाई पड़ रहा है। स्पेसिफिकली बिज़नेस लोन का ज़्यादा ही यहाँ पे लगभग 18-19% के आसपास में। तो हमने सारे सेगमेंट्स की बात करी, यहाँ पे कौन-सा सेगमेंट एयूएम के अंदर कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है एंड उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना दिखाई पड़ रहा है। अब मैनेजमेंट यहाँ पे बारी-बारी से बात करता है कि हम लोग एआई का यूज़ करते हैं, एडवांस एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं, जो हमने बजाज फाइनेंस के अंदर देखा था ना, सिमिलर काइंड ऑफ मॉडल ये वाली एनबीएफसी यहाँ पे फॉलो करना चाहती है। देखो अगर कितना भी एआई का यूज़ कर लो, अल्टीमेटली आपके जो 4-5 फंडामेंटल पॉइंट है ना, आपके रिटर्न ऑन एसेट इंप्रूवमेंट होने चाहिए, आपका ओपेक्स टू एम यहाँ पे इंप्रूव होना चाहिए, आपकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे और इंप्रूव होनी चाहिए। ये 3 चीज़ आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप कितना एआई यूज़ कर लो, क्या मतलब उसका? सिंपल सी बात है, आउटकम आपका अच्छा होना चाहिए, तो हम मानेंगे भाई आप बैकएंड में जो भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, एआई यूज़ कर रहे हो, फलाना-ढिमका यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और हमें तो अल्टीमेटली जो 4-5 फंडामेंटल पॉइंट है ना, उसके अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए। सीधी-सी बात है। आपके जितना बिज़नेस करना है उसके लिए आपका जो खर्चा पहला लग रहा है, तो वो खर्चा कम होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है। ओपेक्स टू एएम इंप्रूव होना चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट इंप्रूव होना चाहिए, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। भले ही आप बैकएंड में जितना भी डेटा यूज़ करना करो, जितना भी एआई यूज़ करना करो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डायरेक्टली फंडामेंटल पॉइंट पे थोड़ा एक बार देख लेते हैं। एयूएम की ग्रोथ हमने वैसे देख ली है। इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ भी ठीक है, यहाँ पे वाई ऑन वाई 84% से ग्रोथ करी है। ओपेक्स टू एवरेज एयूएम रेशियो भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही है। लाइक क्वार्टर 4 के अंदर 45.6% के आसपास में था एंड अभी लाइक आपका 44.60% के आसपास में है। एसेट क्वालिटी की बात करें, ये भी यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही लाइक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो लाइक आई थिंक ये यहाँ पे जो ओपेक्स टू एयूएम है, ये यहाँ पे सॉरी मैंने गलत बोल दिया। आई थिंक यहाँ पे ओपेक्स टू एयूएम 4.13% से 4.06% पे आ गया है क्वार्टर 1 के अंदर। कॉस्ट टू इनकम रेशियो यहाँ पे 45.6% से 44.60% के आसपास में आया है। तो यहाँ पे दोनों चीज मेंशन थी, मैं मिस कर गया, स्किप कर गया, एक को मैंने रीड किया यहाँ पे। तो यहाँ पे ओपेक्स टू एयूएम भी इंप्रूव हुआ इनका और कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इंप्रूव हुआ आपका यू कैन से क्यू ऑन क्यू पर्सपेक्टिव से। बात करें एसेट क्वालिटी का पर्सपेक्टिव से, तो डायरेक्ट इनका एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूव हुआ है। बहुत अच्छी बात है इनका लाइक। और आपका यदि बात करें लाइक जैसे इनका यदि चलो ठीक है ग्रोस एनपी की बात कर लेते हैं, 1.44% था 1.37% हो गया। नेट एनपी भी आपका इंप्रूव है, क्रेडिट कॉस्ट भी आपका इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। पैट की हमने बात ऑलरेडी कर ही लिया, रिटर्न ऑन एसेट की हमने ये यहाँ पे बात करी, रिटर्न ऑन एसेट इनका क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। डेफिनेटली इसका इंपैक्ट पड़ेगा इनका रिटर्न ऑन इक्विटी को बेटर एनहांसमेंट करने के अंदर। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट स्लाइड है, उनको भी एक बार मैं गो थ्रू करा देता हूँ जल्दी-जल्दी से। देखो यार ये स्लाइड देख के मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात कर रहा हूँ। इनका क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लगभग 9 बेसिस पॉइंट्स इनका यू कैन से थोड़ा स्लाइडली इंच अप हुआ है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। एक बार देखते हैं जो कॉन कॉल डिस्कस करेंगे ना, उसके अंदर मैनेजमेंट ने इसका क्या आंसर दिया, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। नेक्स्ट किसी और स्लाइड की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग इनका स्टेबल है, ये हमने देख लिया है। कुछ और स्लाइड की बात करें, ये नेट इंटरेस्ट इनकम की हमने वैसे बात कर ली है, ओपेक्स टू एएम एवरेज एएमवी रेशियो की बात कर ली है, कॉस्ट इनकम रेशियो की हमने ऑलरेडी वैसे बात कर ली है। एसेट क्वालिटी की ऑलरेडी मैंने बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी की, वो यहाँ पे इंप्रूव हुई थी एंड देन आपका लाइक अभी यहाँ पे स्टेबल दिखाई पड़ रही है 99.60% के आसपास में। ठीक है, आई थिंक एक कुछ और स्लाइड बची है तो एक बार देख लेते हैं लास्ट। यस, आई थिंक मैंने सारी स्लाइड्स यहाँ पे कवर कर ली है। यस, पैट का ग्रोथ भी इनका इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है। यस, सारी स्लाइड हमने वैसे देख ली है। एज़ सच कोई इंपॉर्टेंट स्लाइड बची नहीं है। राइट, तो लाइक ये सही है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करे लाइक पूनावाला फिनकोफ के क्वार्टर 1 के रिजल्ट कंप्लीटली हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करी। तो जितने भी पैरामीटर हैं लाइक भले आप बात करो लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, ओपेक्स टू ईएम रेशियो के पर्सपेक्टिव से और यू कैन से बाकी का रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, चारों पैरामीटर पे जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दिया था, मतलब जो भी इन लोगों ने अपनी कमेंट्री दी थी क्वार्टर 4 एफआई 26 की कॉन कॉल के अंदर, उन सारी कमेंट्री को यहाँ पे फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जो इनका गाइडेंस था सारा यहाँ पे डिलीवर हुआ है। अच्छी बात है जी, सारे पॉइंट्स इन लोगों ने अचीव किए हैं। अब बात करते हैं आपको तो याद होगा ना, मैं जब स्लाइड देख रहे थे तो इनका अलग जो सिक्योर्ड बुक है अभी टोटल लोन बुक का 53% के आसपास में है। तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे आपके अपने रिस्क एनालिसिस वाले पार्ट में। अब डायरेक्टली फोकस करते हैं कॉनकोल के क्या-क्या मेजर हाइलाइट्स हैं, वो सारे डिस्कस करते हैं। तो कॉनकोल के अंदर इन लोगों ने बताया कि हमारा जो लोन पे यील्ड है ओवरऑल वो यहाँ पे लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बेटर प्रोडक्ट मिक्स के कारण। मतलब जो अभी लोग इन लोगों ने गोल्ड लोन पे जो ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया ना, गोल्ड लोन की 400 ब्रांचेज ऐड कर दी थी। इनका टारगेट है कि एफए 27 में 400 ब्रांचेज और ऐड करेंगे और वहाँ पे यील्ड भी अच्छे खासे मिलते हैं डेफिनेटली आपके रूरल एरिया के अंदर। तो इनका वही टारगेट है कि लाइक इनका जो हाई यील्डिंग प्रोडक्ट पे ज्यादा टारगेट है, बेटर प्रोडक्ट मिक्स के कारण इनका क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लोन पे यील्ड यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अच्छी बात है जी। इनका कहना है कि कॉस्ट ऑफ फंड हमारा 9 बेसिस पॉइंट से जो यहाँ पे थोड़ा बढ़ा है, उसको हमने लाइक उनसे ट्रेड ऑफ कर दिया आपका हमारे यील्ड को बढ़ाने के साथ में। यील्ड बढ़ गई तो आपका थोड़ा ट्रेड ऑफ हो गया। अच्छी बात है जी। ओपेक्स टू ईएम रेशियो और आपका जितने भी रेशियो है, इनका कहना है कि सारे रेशियो हमारे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही रहेंगे। मतलब जो इनका फंडामेंटल पॉइंट की बातें करते हैं ना हम लोग, 4 बेसिक फंडामेंटल। फर्स्ट एसेट क्वालिटी, सेकंड आपका ओपेक्स टू ईएम रेशियो, थर्ड आपका रिटर्न ऑन एसेट, फोर्थ वन इज आपका रिटर्न ऑन इक्विटी की जो बात करते हैं या फिर यू कैन से आपका एसेट क्वालिटी से लिंक हुए जो बाकी भी पैरामीटर्स हैं,
सारे पैरामीटर पे लाइक दिस एनबीएफसी की मैनेजमेंट बोल रही है कि हम लोग क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर रहेंगे। जी अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, हमें तो इन सारे पॉइंट्स को ट्रैक करना है कि हाँ यार, इन सारे फंडामेंटल पॉइंट्स पे ये एनबीएफसी यहाँ पे अपना जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको फुलफिल करते हुए जा रही है कि नहीं जा रही है। यदि फुलफिल कर रही है, इट्स ग्रेट, सही डायरेक्शन में एनबीएफसी यहाँ पे जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी का भी डायरेक्शन का क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड का कहना है कि लगभग अभी सवा दो ढाई परसेंट के आसपास हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी आपका क्वार्टर वन का आया है। एनुअलाइज बेसिस की बात करें तो मैं भी अराउंड 10% के आसपास है। बट ठीक है, एक बार हम लोग जब वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में और फिर से डिस्कस करेंगे। इनका कहना है कि नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर हमारा रिटर्न ऑन एसेट जो करंटली लगभग 2% के आसपास में, टू बी प्रिसाइज 1.98% है, वो बढ़ा के लगभग 3 से 3.5% चला जाएगा। यदि ऐसा हो जाता है तो 2 साल बाद में देयर इज पॉसिबिलिटी इनका रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 15-16% के आसपास में पहुंच सकता है। आपको भी पता है मैं रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे बारी-बार से क्यों फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज़ वो हमारी बुक वैल्यू ग्रोथ को फिगर आउट करता है, राइट? बात करें क्रेडिट कॉस्ट की, हमने वैसे बात कर ली ऑलरेडी है। इज देयर एनी? हाँ यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं आपको बता देता हूँ। हमने पिरामल फाइनेंस की कॉन-कॉल जब एनालिसिस करी थी ना, तो वहाँ पे हमने देखा था कि यार पिरामल फाइनेंस की मैनेजमेंट ने बताया है कि जो आईटी सेक्टर में जो ले-ऑफ्स हुए हैं ना, उसके कारण उनकी काफ़ी सारे पार्ट्स में मतलब ऐसा काफ़ी लोन दिया गया है आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज़ को। तो उन एम्प्लॉइज़ का ले-ऑफ हुआ, उनकी जॉब चली गई है, तो वहाँ पे अर्ली साइन्स हैं डिफ़ॉल्ट करने के। यहाँ पे एक टाइम पे ईएमआई कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उन मतलब यहाँ पे मल्टीपल एनालिस्ट ने सेम क्वेश्चन पूनावाला फिनकॉर्प की मैनेजमेंट से भी पूछा। यार हमने जो रिसेंट में आपके एक पीयर के रिजल्ट आए थे एंड वहाँ पे नाम नहीं लिया, चलो ठीक है पिरामल फाइनेंस का, बट वहाँ पे डायरेक्टली बोला गया आपके एक पीयर ऑफ द एनबीएफसी के रिजल्ट आए थे। वहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि आईटी सेक्टर में जो यहाँ पे लाइक एसेट्स बिल्ड करे गए थे, लोन दिए गए थे, कुछ पार्ट में वहाँ पे डिफॉल्ट यू कैन से कलेक्शन में दिक्कत आ रही है। तो क्या सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आपके यहाँ पे भी है क्या? तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने साफ-साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। अगेन फिर दूसरे एनालिस्ट ने मतलब दूसरी यू कैन से एएमसी के किसी एनालिस्ट ने लाइक फंड मैनेजर के एनालिस्ट फंड यू कैन से फंड मैनेजमेंट या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एनालिस्ट ने फिर से क्वेरी किया दूसरे बंदे ने कि आप दोबारा बताओ कि आप कहीं कुछ अर्ली डेलिक्वेंसीज के साइन दिखाई पड़ रहे हैं क्या? तो मैनेजमेंट ने फिर से रिटरेट किया कि ऐसा कोई अभी तो साइन नहीं है। जब कभी पता लगेगा या फिर थोड़ा बहुत भी हमें भाप लगेगी कि हाँ यार, यहाँ पे यू कैन से एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब होने का संदेह हो रहा है, उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे अच्छे खासे मतलब ऑल्दो अंडरराइटिंग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हमने अच्छी खासी कर ली है, बट ऐसा उस टाइम पे कोई ऐसे भी लाइक थोड़ा बहुत भी हमें यू कैन से भांपने में मिलेगा कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही टाइटली वहाँ पे अंडरराइटिंग और करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत कम एलोकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब एज ऑन डेट हो सकता है पूनावाला फिनकोप का जो एसेट जो लोन बुक बिल्ड करी गई है, मे बी आईटी सेक्टर में उतना एलोकेशन शायद ना हो सकता है जिन जिन लोगों को लोन दिए गए हैं, लाइक स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे देखो पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ बिकॉज इनका ऐसा लोन बेस्ड प्रॉपर्टी है, उसके अंदर भी ठीक है कुछ आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज में भी कुछ लोन अपना गेन कर सकते हैं। मतलब मेजरली तो पर्सनल लोन होम लोन के अंदर दिक्कत आती है। आपको पता है कि लाइक जो मेट्रो सिटीज हैं उनके अंदर जब आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज वहां पे जाके रहते हैं तो खुद का घर खरीदना है वो ज्यादा चॉइस प्रीफर करते हैं कि ठीक है खुद का फ्लैट खरीद लेते हैं या फिर पर्सनल लोन ले लिया, तो उस वाली दो सेगमेंट में ज्यादा दिक्कत आना चाहिए। तो आपको तो पता ही है कि पिरामिड फाइनेंस का होम लोन लगभग 25-26% कंट्रीब्यूट करता था। ऑल्दो पूनावाला फिनकॉर्प के अंदर होम लोन का पार्ट नहीं है, आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो शायद इसलिए। बट फिर भी इनका जो पीएल वाला पार्ट है, पीएल प्राइम वाला, वो भी लगभग 7% ऑफ टोटल लोन बुक कंट्रीब्यूट करता है, तो वहां पे दिखाई पड़ सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इनसे पूछा गया कि आपका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग क्यों इंक्रीज हो गया है। ऐसे मल्टीपल डिस्कशंस हुआ एनालिस्ट का यहाँ पे मैनेजमेंट साथ में, बट ऐसे कोई क्लियर आंसर नहीं दिया मैनेजमेंट ने कि यार क्यों इनका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इंक्रीज हो गया, क्यों उनकी बेसिस पे। हाँ, इन्होंने ये बोला कि यार हमारा ठीक है कुछ हल्का फुल्का इंच अप हुआ है कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, जो हमारे फर्दर ऑन क्वार्टर्स के अंदर हम लोग फिर से इंप्रूव कर लेंगे, और इसको हमने ट्रेड ऑफ कर दिया है हमारा लोन पे यील्ड को बढ़ा के, जो हमने डिस्कस किया था ना कॉनकॉल की शुरुआत, कॉनकॉल हाइलाइट्स की शुरुआत में कि 50 बेसिस पॉइंट्स से इनका लोन पे यील्ड इंक्रीज हो गया है, तो उससे इनको इस चीज को ट्रेड ऑफ कर दिया गया है। इनका ये भी कहना है कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हमारे जो बाकी के फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, पहले नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात कर लो, ओपेक्स टू ईएम की बात कर लो, कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात कर लो, रिटर्न ऑन एसेट की बात कर लो, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लो, सारे अच्छे से हमारे फंडामेंटल एसेट क्वालिटी की बात करो, सारे फंडामेंटल पॉइंट्स हमारे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर रहेंगे। अच्छी बात है, यदि ऐसा हो जाता है देन इट्स ग्रेट। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, लाइक हम तो चाहते ही हैं कि कोई भी ऐसा लाइक एनबीएफसी या फिर बैंक या फिर कोई भी कंपनी आए जो 35-40% का धंधा भी ग्रोथ करे और अपने सारे फंडामेंटल पॉइंट्स को क्यू के बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर भी लेके जाए। मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो, बट हमें वही है कि यार कब क्या हो जाए वो पता नहीं ना, उसके लिए हमें सारे क्वार्टर्स के रिजल्ट को ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई अब देख लिया एक बस बार कौन कॉल सुन लिया, अब हम लोग उस कंपनी को कभी देखेंगे नहीं अगले 3-4 साल के लिए, ऐसा नहीं होता है। एक्टिवली ट्रैक करना पड़ेगा, तभी एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत होगी तो फिर झटका लगेगा ना। लाइक आपको तो पता ही आज से 2 साल पहले इनका एक जो
पर्सनल लोन वाला डिवीजन था, एसटीपीएल शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाला, उसके अंदर लगभग 900 करोड़ रुपीस की एनपीए बुक करे थे जब नई मैनेजमेंट आई थी पुनावाला फिनकॉर्प की, आज से लगभग 2 साल पहले। बात कर रहा हूँ मैं जुलाई 2024 की बात कर रहा हूँ, राइट। उस टाइम पे स्टॉक की पिटाई खतरनाक हुई थी, आपको भी पता है 30% के आसपास करेक्शन फेज में चला गया था। तो हमें कहीं सोना नहीं है, ऑब्वियसली लाइक ट्रैकिंग करते रहना है कंपनी की, राइट। साथ में इन्होंने ये बताया कि हमने लगभग 280 करोड़ का राइट ऑफ किया है क्वार्टर वन के अंदर। जो हमारा लेगेसी बुक था शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाला, उसका लगभग सारा हमने निपटा दिया है। जितना भी लाइक जितना एनपीए बना था सारा सब कुछ हमने राइट ऑफ कर दिया है। लेगेसी बुक का एसेट्स बहुत ही मिनिमल पार्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट हुआ है 280 करोड़ रुपीस के राइट ऑफ में क्वार्टर वन के अंदर। एंड लास्ट इनसे पूछा कि आपका गोल्ड लोन पोर्टफोलियो का एलटीवी कितना है, लोन टू वैल्यू लगभग 75% के आसपास में है। ठीक है, अच्छी बात है। और ऐसा कोई क्यूआईपी से पैसा रेज करने का इनका प्लान नहीं है एफआई 27 के अंदर, बट मे बी एफआई 28 के अंदर फिर से क्यूआईपी से पैसा रेज कर सकते हैं। यदि फिर से क्यूआईपी से पैसा रेज करेंगे तो इनका इंपैक्ट डायरेक्टली से पड़ेगा रिटर्न ऑन इक्विटी पे पड़ेगा, राइट। ऑल्दो नेटवर्थ बढ़ेगी कंपनी की, बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ेगा, बट रिटर्न ऑन इक्विटी इनका फिर से हल्का फुल्का डेंट लग जाएगा। जो ये लोग रिटर्न ऑन इक्विटी ड्राइव करेंगे ना एफआई 27 के टोटल प्रॉफिट के द्वारा, उसके डेंट की बात कर रहा हूं। जी, ये बात कर ली। अब बात करते हैं डायरेक्टली हम लोग एक थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की बात कर लेते हैं। तो देखो जी, इस कंपनी का करंट मार्केट कैप कितना है? 42,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। करंट प्राइस टू बुक रेशियो कितना है? 3.8 के आसपास में है। अच्छी बात है। जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है लगभग 300 करोड़ का पैट है। यदि मैं इसमें जो करंट इनकी जो नेटवर्थ है लगभग 12-13 हजार करोड़ रुपए के आसपास की, उसका डिवाइड करता हूँ तो अभी क्वार्टरली इनका रिटर्न ऑन इक्विटी बनता है 2.5% के आसपास में। तो यदि मानो कि लाइक हर एक क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ये लोग लेट से अपना प्रॉफिट और अच्छे से इंप्रूव करते जाएंगे, तो आई एम कंसिडरिंग कि एफआई 27 का एक्सपेक्टेड पैट बनेगा लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास में। आई थिंक 250 करोड़ रुपीस का पैट था क्वार्टर फोर एफआई 26 का, अभी 300 करोड़ का आया है। इसी तरह से मैं थोड़ा और इंचअप कर लेता हूँ, लाइक 350 करोड़ रुपीस का पैट, 400 करोड़ रुपीस का पैट, 450 करोड़ रुपीस का पैट। गिवन द कंडीशन एसेट क्वालिटी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि एसेट क्वालिटी में दिक्कत हुई तो ये सारी कैलकुलेशन फेल कर जाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा एनबीएफसी और बैंक के अंदर यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है वैल्यूएशन एनालिसिस वाले पार्ट के अंदर। यदि आपका एसेट क्वालिटी खराब हुआ तो आपकी सारी वैल्यूएशन एनालिसिस की कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाएगी, कोई औचित्य नहीं रहेगा, कोई मीनिंग नहीं रहेगा फिर वैल्यूएशन एनालिसिस का। तो गिवन द कंडीशन एसेट क्वालिटी स्टेबल हो तभी इनका एफआई 27 का पैट बनेगा लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास में, नेटवर्थ लगभग 13,000 करोड़ रुपए के आसपास में क्यूआईपी से पैसा रेज करने के बाद में। तो लगभग यदि 12-13 हजार करोड़ रुपीस की नेटवर्थ मानूं मैं और 1300 करोड़ 1500 करोड़ रुपीस का पैट बनेगा, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बनेगा? लगभग वही समथिंग 12.5 से 13% की रेंज के आसपास में। अच्छी बात है जी। तो आप ये देखो यार, इनका जो करंटली बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पर शेयर पीबी रेशियो है लगभग 3.8 के आसपास में। तो यदि मैं इनका फॉरवर्ड पीबी रेशियो निकालने की कोशिश करूं, तो उसके लिए मेरे को करंट पीबी रेशियो के अंदर टोटल रिटर्न ऑन इक्विटी आ रही है उसका डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, यदि कुछ डिविडेंड से पैसा पे आउट कर देते हैं तो फिर कंप्लीटली जो रिटर्न इक्विटी आई है उसका डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। फिर जो डिविडेंड दिया है, जितना परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट का डिविडेंड बांटा है, वो घटाना पड़ेगा। उसका फिर हमें डिवाइड करने के लिए फैक्टर निकालना पड़ेगा। फिर मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ कि एनबीएफसी ग्रोथ फेज के अंदर है तो शायद डिविडेंड नहीं देगी। तो इनका फॉरवर्ड प्राइस टू बुक रेशियो निकल गया था 3.4 के आसपास में। तो आप देख लो, एक ऐसी एनबीएफसी जो अपने लोन बुक को लगभग 35-40% के आसपास से ग्रो कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका जो लेट्स से एक्सपेक्टेड एफआई 27 का समथिंग 12-13% के आसपास में एक्सपेक्टेड है। करंटली उसका स्टॉक यहाँ पे लगभग 3.4 के फॉरवर्ड प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एज सच कोई अट्रैक्टिव डील तो नहीं लग रही मेरे को वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। हाँ, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेंसिव काइंड ऑफ डील ये कह सकते हैं। बट हाँ, जो आपका चोला फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, उससे तो अभी कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनका तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली 18, 19, 20, 21% के आसपास में रहता है। तो उनका तो बुक वैल्यू वैसे ही है, लगभग 4 साल के अंदर डबल हो जाता है। उससे तो कंपेयर करने का सीन ही नहीं है अभी पुनावाला फाइनेंस को। तो पुनावाला फिनकॉर्प लेट्स से यदि नेक्स्ट 2-3 साल तक बिना क्यूआईपी से पैसा रेज करे, अपना प्रॉफिट लेट्स से भी इस बार 1500 करोड़ किया है, उसके अगले साल में भी 2200 करोड़ करे, उसके अगले साल में भी 3000 करोड़ करे, तब जाके इसका रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अराउंड 16-17% के आसपास पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। वो भी गिवन द कंडीशन कोई इनका एसेट क्वालिटी खराब नहीं हो, एनपी का इश्यू नहीं है, और जो बाकी के जितने फंडामेंटल पॉइंट्स है ना, वो सारे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाए, उस केस की बात कर रहा हूं मैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पुनावाला फिनकॉर्प, मतलब ये एग्जीक्यूशन कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मे बी यू कैन से छोटा बजाज फाइनेंस बन सकते हैं मतलब मे बी आज से 2-3 साल बाद की बातें कर रहा हूँ। आगे हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें तो ट्रैक करना पड़ेगा। बट हाँ, यदि ऐसा कर जाते हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी इनका रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 2-3 साल बाद में 17% के आसपास जाता है, तो उनको फिर यू कैन से ये वाला जो 4 के आसपास का पीबी रेशियो है, 5 के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू इनको जो मिल सकता है, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। बट वो 2-3 साल की बातें हैं। अभी 17-18% का रिटर्न ऑन इक्विटी अचीव करना पुनावाला फिनकॉर्प के लिए बहुत डिफिकल्ट है, इतना जल्दी नहीं होने वाला है, उसमें टाइम लगेगा। तो वाला फैक्टर है, देखते हैं, हमें तो सारे क्वार्टर्स को ट्राई करते जाना है। बट हाँ, एज ऑन डेट एज सच कोई अट्रैक्टिव और फेयर वैल्यूएशन तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, एक्सपेंसिव है, डेफिनिटली एक्सपेंसिव है। हाँ, यदि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी लेट्स से 20% के आसपास होता, तो फिर मैं बोलता हाँ यार ठीक है, 3 साढ़े 3 के आसपास का पीवी रेशियो में भी यू कैन से फेयर काइंड ऑफ आपको मिल जाएगा।
फेयर प्राइस टू बुक रेशियो मिल जाएगा। बट यदि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी लेट्स से 20% के आसपास में नहीं है, तो फिर मतलब यदि आपको 3 से ऊपर का पीवी रेशियो मिल रहा है, मतलब आप फेयर वैल्यूएशन पे तो ट्रेड नहीं कर रहे हो, बहुत सीधी सी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है, एक फैक्टर यहाँ पे अच्छा है कि इनकी लोन बुक की ग्रोथ रेट 35-40% के आसपास में है, तो थोड़ा यू कैन से और बेटर ऑफ थोड़ा यू कैन से कॉन्फिडेंस मिलता है। बट अगेन अब एक बार थोड़ा इसको मैं रिस्क एनालिसिस से जोड़ूंगा। इनका जो करंटली मतलब चलो बात ही कर लेते हैं इसमें क्या क्या रिस्क अवेलेबल है, इस रिस्क एनालिसिस भी कर ही लेते हैं। तो आपको पता है करंटली इसका जो सिक्योर्ड बुक है लगभग 53% के आसपास में है, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर बताई भी है और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर मेंशन भी है। फिर देखो इनके काफी सारे लाइक ऐसे लोन है जहाँ पे सिक्योर्ड लेंडिंग नहीं हुई है। देखो जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो आपके लोगों को यू कैन से टाइम टाइम पे सैलरी मिल रही होती है, फिर जहाँ पे भी जॉब करते हैं अच्छे बोनसेस मिल रहे होते हैं। और जब इकोनॉमी थोड़ा डाउनवर्ड फेज के अंदर आती है और आपकी एसेट क्वालिटी खराब होती है तो उस टाइम पे आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उस टाइम पे आपकी एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है। अगेन ये एज सच कोई माइक्रो फाइनेंस की लेंडिंग नहीं कर रही है एनबीएफसी, तो मैं इसको माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट से तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करूंगा। हाँ, पीएल प्राइम हो गया, बाकी के लाइक एजुकेशन लोन हो गया, या फिर जो मल्टीपल इनके जो प्रोडक्ट्स है ना, जो डायरेक्टली लोग अनसिक्योर्ड लेंडिंग काइंड ऑफ करते हैं, उनके यहाँ पे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें जैसे जैसे डेलिकेंसीज बढ़ेंगी तो इनके जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं वो मे बी यू कैन से एज सच खराब हो सकते हैं। तो मे बी जो एक प्रीमियम वैल्यूएशन इस एनबीएफसी को मिलता है वो मे बी बिगड़ सकता है यदि इनकी एसेट क्वालिटी खराब हुई, उस केस की बात कर रहा हूँ, राइट। तो मेजरली मेरे को एक ये यहाँ पे एक रिस्क दिखाई पड़ता है। सेकंड आपका एक एग्जीक्यूशन का रिस्क है, क्या जो मैनेजमेंट यहाँ पे जो गाइडेंस देती है, जितना कॉन्फिडेंस दिखाती है, क्या उसको अच्छे से डिलीवर कर पाती है कि नहीं कर पाती है। थर्ड इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो अगले क्वार्टर में हमें चेक करना पड़ेगा कि यार वो और ऊपर ना जा रहा हो, और इंचअप ना हो, उसके अंदर और डिक्रीमेंट होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, तभी जाके इनका निम बढ़ेगा ना, राइट। तभी जाके इनके बाकी के फंडामेंटल पॉइंट के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, तो वाला फैक्टर है। तो ओवरऑल यदि मैं थोड़ा समराइज करके बोलूं तो देखो यार लाइक जो पुनावाला फिनकॉर्प है ना, ठीक है अपनी लोन बुक 35-40% से ग्रोथ कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। बट अगेन रिटर्न ऑन इक्विटी वाले पार्ट के अंदर थोड़ा यू कैन से कॉन्फिडेंस नहीं आता, उतना कंफर्ट नहीं आता। मे बी एफआई 27 के बाद में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 12-13% के आसपास में हो सकता है। बट अगेन यदि ये लोग क्यूआईपी से पैसा रेज कर लेंगे तो एफआई 28 के अंदर फिर आपका 12-13-14% के आसपास मिलेगा। यदि क्यूआईपी से पैसा रेज नहीं करेंगे तो फिर अराउंड 15-16% के आसपास पहुंच सकता है, आज से लगभग 2 साल बाद में। तो वाला फैक्टर है। अगेन बहुत सिंपल सी बात है लाइक कोई ऐसा फेयर वैल्यूएशन तो नहीं है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। बट ठीक है, यदि सारी चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट होती हैं नेक्स्ट 2-3 साल तक, आप 35-40% से अपने लोन बुक को ग्रोथ करते हो, एसेट क्वालिटी को स्टेबल रखते हो, 17-18% का रिटर्न ऑन इक्विटी अचीव करते हो, तो उस टाइम पे मे बी मार्केट आपको अराउंड बजाज फाइनेंस से थोड़ा कम, चोला फाइनेंस से थोड़ा कम, मे बी उनके लेवल के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो दे सकता है। तो वो एक चीज है जो आपको ट्राई करनी पड़ेगी। बट हाँ, यदि थोड़ा बात करें कि पीबी रेशियो के अंदर क्या एक्सपेंशन हो सकता है, अभी हल्का-फुल्का एक्सपेंशन पॉसिबल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बट एक्चुअल एक्सपेंशन जब ये लोग रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18% का अचीव कर लेंगे, तब जाके और अपनी लोन बुक की जो ग्रोथ रेट है 35-40% का, वो दोनों चीज लाइक लोन बुक की ग्रोथ रेट मेंटेन रखेंगे, 17-18% का रिटर्न ऑन इक्विटी अचीव कर लेंगे, उस टाइम पे मे बी अच्छा खासा पीबी रेशियो इनको मिल सकता है, सिमिलर काइंड ऑफ चोला फाइनेंस और बजाज फाइनेंस। तो वो चीज हमें ट्रैक करनी पड़ेगी। तो आई 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 थिंक पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में ओवरऑल मैंने मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है, स्पेसिफिकली सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए। ये ऐसा मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस एनबीएफसी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी एज़ ए एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपकी कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट्स हैं तो डेफिनिटली आप चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारे क्वेरी क्वेश्चंस का वहां पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।